हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। ये जो चैप्टर या ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं आपके सामने, ये जो लेक्चर है ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है। और आज जो टॉपिक हमने उठाया है उस टॉपिक का नाम है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है, उससे आज मैंने एक टॉपिक लिया। पिछली क्लास मैंने आपके लिए सिविक्स किया था, आज आपके लिए इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है आज द स्टोरी ऑफ अ विलेज ऑफ पालमपुर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। बता देता हूँ, स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, story of village of Palampur. If we discuss about this chapter or if we try to understand the intricacies of this chapter, the first thing which we'll understand is that this chapter or the story which is being disclosed or being told in this chapter is just fictional story, where the main aim is to make us understand about the importance of economic activities and the combination or the kind of coordination between the factors of production, which is called as what? Land, labor, capital and organization, and how does an economic activity takes place in a particular village, and this village is considered as an epitome or is considered as an example or ideal model to other villages, कि भाई अगर इस तरीके के विलेजेस सब जगह पर हो जाएं तो इंडिया की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। ये बहुत एक जनरल सा चैप्टर है, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ डिस्कशन तो करने के लिए है नहीं, बट स्टिल जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसकी, उसके बारे में मैं आपसे क्या करूँगा, मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं कितनी देर का ये चैप्टर हमारा रहता है और अच्छे से हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बड़ा हाइपोथेटिकल चैप्टर है, इसका कोई कंटेंट वाइज तो कुछ ऐसा उसका कोई, अगर हम बात करें तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत हमें कंसेप्ट्स तो नहीं सीखने, बस बेसिक चीज़ों के ऊपर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए इस डिस्कशन को हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर मैं स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूं, सो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हाइपोथेटिकल हैं। ये सारी चीज़ जो इस चीज़ में बताई गई, इस चैप्टर में जो बताई गई है, स्टोरी जो है हाइपोथेटिकल है। पालमपुर नाम का कोई एक ऐसा कोई विलेज हो है तो नहीं, बट एक विलेज क्रिएट किया गया है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दिस पालमपुर एज एन फिक्टिशियस थिंग, वी शुड कंसिडर दिस थिंग एज व्हाट, आइडियल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी शुड से दिस आइडियल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स इट। ये हमारा क्या है, क्रक्स है इस चैप्टर का, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सबसे पहली चीज आती है आपको ये डिफाइन करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या। द एक्टिविटीज विच गिव्स इनकम और monetary benefits to an individual to enhance his standard of living is called as economic activity. It's called as economic activity, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज शॉर्ट टर्म में मनी गिविंग और मनी अर्निंग, It's called as what, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्म हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। ये हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। मेन पर्पस इसका क्या होता है, टू अर्न इनकम। सो पालमपुर मॉडल में क्या डिस्क्राइब किया गया है, यही मॉडल डिस्क्राइब किया गया है, बाय द वर्च्यू ऑफ एग्रीकल्चर, बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज एंड बाय द वर्च्यू ऑफ अदर एक्टिविटीज, ठीक। पॉइंट क्लियर हुआ। इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी सीखा, फिर इसके बाद हम इसमें क्या सीखेंगे, लैंड सीखेंगे,
लेबर सीखेंगे, कैपिटल सीखेंगे, फिर हम क्या सीखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में क्या करना है, जानने हैं। ये हमारा क्या है, टू बी स्टडीड पार्ट है, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं बात को। तो अगर मैं पालमपुर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो पालमपुर की बात करने के पहले हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पालमपुर विलेज है कैसा, या वहां का क्या सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं पालमपुर की बात करूं, तो पालमपुर विलेज जो है वो रायगंज के पास में पड़ता है। अगर मैं, जैसा कि डिस्क्लोज किया गया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, रायगंज के पास में पड़ता है। लोकेशन इसकी कहां पर है, रायगंज विलेज के पास में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, तो अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, डेवलप्ड है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, या हम इसको आप लिख लीजिए इनहैबिटेंट्स की हम बात कर लें, इनहैबिटेंट्स की बात कर लें, तो यहां पे टोटल फैमिलीज कितनी हैं, टोटल फैमिलीज जो हैं वो यहां पर कितनी हैं, 450 हैं। ठीक है, 450 हैं, जिनमें से 1/3 जो हैं, 1/3 आर दलित्स, जिनको एससी भी बोला जाता है, दलित्स हैं। ठीक है जी, फंडा क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में? ये इस जगह की क्या है, कंपोजिशन है। टोटल कितनी है, 450 है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या, मैंने जैसा आपसे बताया था कि डेवलप्ड है, अप्रोप्रिएट है। सो यहां पर अब हम बात करते हैं हाउ डेवलप्ड एंड अप्रोप्रिएट। तो अगर हम डेवलपमेंट और अप्रोप्रिएटनेस के बारे में हम बात करें, तो ये चीज हमको तुरंत समझ में आ जाती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, जो कि बहुत पहले पहुंच चुकी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसीलिए क्या है, ये क्या है, डेवलप्ड है। और हर घर में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, विच इन इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ व्हाट, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। समझ में आया? यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक भाईचारे के साथ में रहते हैं, जिसको ब्रदरहुड बोला जाता है। बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ में आपस में काम किया जाता है। कोई यहाँ पर कल्चरल डिबार्केशन नहीं होता है, कोई कल्चरल डोमिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये एक तरीके का क्या है, हमारे लिए आइडियल मॉडल है कि हमें क्या क्या सीखना है इस जगह से। और अगर इंडिया में हर एक विलेज या हर एक अर्बन एरिया ऐसा हो जाए, तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, हर किसी व्यक्ति के पास में क्या होगा, काम होगा। ये पर्पस है इस चैप्टर को आपको समझाने का। ठीक है, या इस चैप्टर को आपके करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने का। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। ये तो बेसिकली मैंने सारी आपके सामने बता दी चीज़ें कि लोकेशन कहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्या है, इनहैबिटेंट्स कितने हैं, उसमें से कौन कौन क्या किस तरीके से रह रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज कर दी हैं। लैंड और लेबर और कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं, और फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैं आपको पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने इतना इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है supporting activities which helps in the smooth flow and conduct of economic activities. Smooth flow and conduct of economic activities. It's called as what? आपका क्या? Infrastructure. Example: roads, electricity,
irrigation, health facility, education, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब किसका पार्ट हो जाते हैं दोस्तों, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली देखें, रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर हम इन सारे चीजों को, इन फैक्टर्स को देखें जो कि पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने माने हैं, तो हमें ये चीज बहुत इजीली समझ में आ रही है दैट विलेज पालमपुर is having appropriate village Palampur is having appropriate infrastructure. Village Palampur is having appropriate infrastructure. कैसे? How? Number one, roads are there. पालमपुर में रोड भी है अच्छे से, everybody or everyone has the electricity connection. Everyone has what? Electricity connection. Point clear? Now let's proceed further. If everyone is having electricity connection, facility of irrigation is also up to the mark. इरिगेशन फैसिलिटी भी क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी भी है भाई वहां पर, यानी हॉस्पिटल भी है, हेल्थ फैसिलिटी, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है वहां पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज देयर, ठीक है। एजुकेशन, स्कूल्स भी हैं वहां पर, समझ में आया, प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है उधर पर। तो ये सारी चीजें बताती है कि जो पालमपुर विलेज है वो अपने आप में, अगर मैं बात करूं इस पूरे चीज के, अगर मैं एक छोटा सा मैं कैप्सूल या एक बॉक्स बनाने की मैं कोशिश करूं, तो ये बॉक्स अपने आप में बताता है कि पालमपुर विलेज जो है वो पूरे तरीके से क्या है, डेवलप्ड विलेज है एक तरीके का, या मतलब एक तरीके का हमारे लिए क्या है, आइडियल विलेज है। क्लियर हुआ पॉइंट, आपको फंडा क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें क्या हैं, पालमपुर में बहुत अच्छे तरीके से क्या पाई जाती हैं। अब अगर हम वहां पे मेन ऑक्यूपेशन देखेंगे, पालमपुर का मेन ऑक्यूपेशन क्या है उधर पर, तो मेन ऑक्यूपेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उधर का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, 75% ऑफ पॉपुलेशन इन पालमपुर is engaged in farming activities, which shows this agriculture is the main source of income for the people of Palampur. Point clear? That is the thing which you need to understand कि भाई यहाँ की जो अत्यधिक जनता है वो किसमें engaged है, वो किसमें indulged है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्या है, इंडल्ज्ड है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? प्लीज इस चीज को आप क्या रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, जो भी मैंने समझाने की आपको कोशिश करी, और ये मैंने पूरा फीचर्स आपको बताए हैं पालमपुर के। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं चीजों को। अब मैं आपके साथ में बात करता हूं किसके बारे में, अब मैं आपके साथ में बात करूंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज इन ऑर्डर टू commence any economic activity, factor of production plays a very important role, because if there won't be any factors of production you cannot generate output, and if there won't be any output there won't be any sale, and if there won't be any sale how you can expect money to come to you. So that is the beauty of what
factors of production, and there needs to be a proper coordination between all factors of production, because once this coordination or balance is disturbed, the ideal ratio which is to be achieved, that will be disturbed, and once that ratio is disturbed, the entire economic process or activity will get what, hampered. समझ में आया? यानी अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कंपोजिशन गड़बड़ाई तो क्या हो जाएगा, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये ब्यूटी रहती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, इसलिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो ये जो बेसिक इतनी सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। मैं इन सारी चीजों को मैं रब कर देता हूं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही। अब मैं थोड़ा आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, और उसी में बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके इसके बारे में। क्योंकि चैप्टर छोटा सा है तो हम थोड़ी सी इसमें लीवरेज ले सकते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए। अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन करें, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें 4 टाइप के मिलेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो लैंड जो है वो क्या है आपकी, फिक्स्ड है। दैट इज लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड। इट वॉज फिक्स्ड इन 1960s, so land can't be increased further। ठीक है, ये है लैंड। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब होता है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास, those who works on land। अच्छा, पालमपुर की लैंड फिक्स्ड है, तो कुछ लोगों के पास लैंड है, कुछ लोगों के पास में लैंड नहीं है। तो जिनके पास में लैंड नहीं है वो क्या काम करते हैं? दे वर्क एज वर्कर्स इन द फील्ड और फार्म्स। ठीक है, प्लीज इस बात को याद रखेंगे, तभी वो क्या बन रहे हैं, लेबर बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, कैपिटल, तो कैपिटल क्या होता है, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है आपका, एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक आपकी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। ओके, इनके बारे में भी अभी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। एक आपकी होती है क्या, फिक्स कैपिटल, और एक आपकी होती है क्या, वर्किंग कैपिटल। और इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं, द प्लेस वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड, द प्लेस वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशन। तो ये एक तरीके की पूरी चीज मैंने आपके सामने क्या कर दी है, डिस्क्लोज कर दी है। ये आपके सामने कौन सा मॉडल चल रहा है, आपके सामने पालमपुर मॉडल चल रहा है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, लैंड जो है वो गांव में या विलेज एरियाज में किस में देखी जाती है, बीघा में देखी जाती है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस उसका क्या होता है, हेक्टेयर्स में देखा जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो प्लीज आप ये ध्यान में रखिएगा अपने। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ सभी को? तो जो हम एक एक करके चलिए अब इन सारी चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो यहीं पे सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर अप हो जाएंगी, हमें ज्यादा आगे जाना
नहीं रहेगा। लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो लैंड का मतलब होता है द प्लेस ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर एक्टिविटीज आर परफॉर्म। समझ में आया? और जैसा कि हमने पढ़ा है कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज्ड है, वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया, लैंड जो है वो आपकी क्या है, वो फिक्स्ड है। मैंने बीघा और हेक्टेयर्स के बाद में मैंने आपको बताया कि बीघा जो है वो रूरल एरियाज में देखा जाता है और हेक्टेयर्स जो है आजकल मॉडर्न ट्रेंड है जो कि अर्बन एरियाज में चलता है। ठीक है। लेबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था स्टार्टिंग में ही कि इधर पर क्या है, जो लैंड है या जो वर्किंग क्लास है वो क्या है, टोटल कितनी फैमिलीज रहती हैं 450, जिसमें से कौन है 1/3 फैमिलीज जो हैं वो आपकी क्या हैं, दलित कम्युनिटी को बिलोंग कर रही हैं, दैट इज एससी को बिलोंग कर रही हैं। तो जिनके पास में ज़मीन नहीं है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, वो किस में काम करते हैं, वो इन लैंड्स में लेबर बन के क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना। those who works on land they work as workers in the field of farm because they are not having their पर्सनल लैंड, या उनके पास में खुद की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या कहलाता है, फिक्स कैपिटल कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। दो टाइप की आपकी क्या होती हैं दोस्तों, कैपिटल होती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैं इसको लिख के भी मैं आपको समझाता हूं। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू परचेज हैवी इक्विपमेंट्स। यानी एक बार आपने जिन चीजों को खरीद लिया, अब आप दोबारा 3-4 साल तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस टाइप की जो कैपिटल कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, फिक्स कैपिटल कहलाती है। ऑन द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू परचेज डेली यूजेज आइटम्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आपकी क्या, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये प्रोसेस आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और इंस्टीट्यूशन द प्लेस वेयर वर्क इज परफॉर्म, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं वो कहां पर परफॉर्म करी जा रही हैं, इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म करी जा रही हैं, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे। लैंड में क्या परफॉर्म हो रहा है, एग्रीकल्चर परफॉर्म हो रहा है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमने पढ़ा हुआ है कि क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि 75% ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेबर भी हमने क्या किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है, यानी जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं होती वो किस में काम करते हैं, लेबर बनकर काम करते हैं। तो यहां आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हु सप्लाइज द लेबर, who supplies the labor to the land or to the agriculture? So the society supplies the labor to the agriculture or to the land. And who is the labor? Those who are not having land for themselves, those are called as what, laborers. समझ में आया? क्योंकि भाई काम करने के लिए तो क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इनकम जनरेट करने के लिए। तो अगर हमारे पास में ज़मीन नहीं है, अगर हम एग्रीकल्चरल लैंग्वेज में बात करें, अगर हमारे पास में ज़मीन नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी जगह पे तो काम करेंगे ना। तो जिनके पास में ज़मीन नहीं है और जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करना जानते हैं, तो वो फिर क्या बनते हैं, लैंड में लेबर के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी किसी दूसरे के खेतों में अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करके देते हैं, और उसका उनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। समझ में आया फंडा, पॉइंट क्लियर हुआ। ये रहता है लेबर। लेकिन ये रेम्यूनरेशन भी कोई पक्का नहीं होता है, ये भी आप बात याद रखेंगे, ये रेम्यूनरेशन भी कोई पक्का नहीं होता है। क्यों पक्का नहीं होता, पक्का इसलिए नहीं होता है, फिक्स इसलिए नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मॉनसून डिपेंडेंट है। मान लीजिए मॉनसून गड़बड़ हो गया तो, कभी कम बारिश हुई तो, या कभी ज्यादा बारिश हुई तो, या कभी अनटाइमली रेनफॉल हो गया तो जो हमारी क्रॉप्स रहेंगी वो तो क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताया। अब 2-3 टॉपिक मैं आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। मैं अब आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं आउटपुट इन एग्रीकल्चर और रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। आउटपुट इन एग्रीकल्चर। अच्छा, if I talk about this output in agriculture, that is proceeds or income
made by an individual by virtue of farming activities, by the virtue of farming activities is called as what? Output in agriculture. बट आजकल क्या हो गया है, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है. वाई रेवोल्यूशन? अगर हम इस हेडिंग को ध्यान दें, रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, तो आजकल जो रेवोल्यूशन आ गया है वो किसके कारण रेवोल्यूशन आ गया है एग्रीकल्चर में? आजकल रेवोल्यूशन आ गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण. ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या रहता है, HYV सीड्स के ऊपर ज़्यादा बात करी जाती है. HYV सीड्स को हम इधर डिफाइन कर लेते हैं. HYV सीड्स मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स which enhances the productivity and output from the land. अभी जो प्रेजेंट आउटपुट हो गया है वो 32,000 चल रहा है. 32,000 पर हेक्टेयर उसमें क्या हो रहा है, आउटपुट निकल कर आ रहा है. तो ये बता रहा है जो अभी ये हमारा क्या है, प्रेजेंट आउटपुट है. समझ में आया? पॉइंट क्लियर हो? बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट? HYV सीड्स. और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वीट के लिए हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, वीट की प्रोडक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ी. समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है. और ग्रीन रेवोल्यूशन या स्टार्ट की हुआ था इंडिया में, इसके थे फादर डॉक्टर MS स्वामीनाथन. ये प्लीज आप लोग याद रखेंगे, इंडिया में इसके फादर बोले जाते हैं क्या? MS स्वामीनाथन. समझ में आया? तो ये HYV सीड्स जो होती हैं ये क्या बढ़ाती हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं. बट HYV सीड्स में हमें क्या करना पड़ता है? हमें फर्टिलाइजर्स भी यूज करने पड़ते हैं. फर्टिलाइजर्स भी हमें यूज करने पड़ते हैं. और हमें क्या यूज करना पड़ता है? पेस्टिसाइड्स भी क्या करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है. अब देखिए इनके अपने भी क्या होते हैं, डीमेरिट होते हैं और मेरिट होते हैं. DDT का नाम सबने सुना होगा. DDT भी एक तरीके का क्या है, पेस्टिसाइड्स रहता है. फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाते हैं, बट एक टर्म तक प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, जमीन को खोखला करने लगते हैं अंदर से. समझ में आया? तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की खूबसूरती ये होती है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी एक बार बढ़ाएंगे, बट अगर हम उसका कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होने लगेगी, कम होती चली जाएगी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए किसी भी तरीके का अच्छा साइन नहीं है. समझ में आया फंडा? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब हम इस HYV सीड्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो नॉर्थ के जो स्टेट हैं, कौन कौन से आपके? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, UP are significant users of fertilizers and pesticides. और जिस तरीके की हम आपकी सिचुएशन देख रहे हैं पालमपुर की, तो पालमपुर जो विलेज है वो हमें क्या मालूम पड़ रहा है, यूपी के किसी इलाके का कोई गांव हमें मालूम पड़ रहा है. समझ में आया? जिस तरीके की वहां के सिचुएशंस हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप हर प्रकार की क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं. दैट इज आप हर प्रकार की क्रॉप क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, क्रॉप इन कर सकते हैं. और ये हमें एक टर्म सिखाता है क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग हमें एक टर्म सिखाता है. ठीक है, दैट इज ग्रोइंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, फंडा क्लियर है? ठीक है, ये प्रोसेस है. तो अगर हम इनके बारे में हम बात करें, अब हम बात करते हैं किसके, क्रॉप पैटर्न के बारे में. क्रॉप पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो क्रॉप पैटर्न यहाँ पर क्या है, क्रॉप पैटर्न क्या है, यहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, एलुवियल सॉइल है, ऐसा हम माने अगर तो, क्योंकि यूपी की तरफ जैसा कि हमने बता रहे हैं, तो ये सॉइल आपकी क्या है, एलुवियल है. तो इसमें आप दोनों प्रकार की क्रॉप्स क्या कर सकते हैं, क्रॉप इन कर सकते हैं. दैट इज आप रबी भी कर सकते हैं और आप खारिफ भी कर सकते हैं. और इस विलेज में क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग करी जाती है. मल्टीपल क्रॉपिंग
So if I talk about multiple cropping, growing of more than one crops simultaneously is called as multiple cropping. It's called as multiple cropping. यानी एक ही ज़मीन पर हम दो टाइप की जब क्रॉप क्या करते हैं, क्रॉप इन करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है। रबी की अगर हम बात करें तो उसमें आप ले सकते हैं क्या, वीट ले सकते हैं, और खारिफ की बात करें तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। तो दोनों क्रॉप क्या होती हैं वहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है। तो क्रॉप पैटर्न भी वहाँ का क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग के हिसाब से चलता है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, सारी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, इसके बारे में डिस्क्लोज कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हम क्या बात करते हैं, हमने सारी चीज़ों के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि यहाँ का पैटर्न क्या रहता है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे कि आपका क्या है, डेयरी बिजनेस है, आपका डेयरी बिजनेस है। डेयरी बिजनेस के बाद में आपका क्या आता है भाई, डेयरी बिजनेस के बाद में आपका आता है ट्रेड आता है। ठीक है, ट्रेड के बाद में आपका क्या आता है, सप्लाई आता है। फिर क्या आता है, मिल्क बिजनेस भी इसी में आ जाता है, आपका डेयरी बिजनेस में ही आ जाता है, ट्रेड हो जाता है और सप्लाई हो जाता है। तो ये सब क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। और एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, लेस देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो लेस देन 25% ऑफ पॉपुलेशन is engaged in non-agricultural एक्टिविटीज। ओके, फंडा क्लियर हुआ, ये प्रोसेस है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है। तो ये है डेयरी बिजनेस में क्या है भाई, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं, उसमें से घी वगैरह आप क्या कर रहे हैं, पीपल तक पहुंचा रहे हैं, और बाकी की प्रोसीड आप कहाँ पहुंचा रहे हैं, मार्केट में पहुंचा रहे हैं। कहाँ पर, रायगंज में। ठीक है, रायगंज में आप पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग क्या कर, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ मनी। ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। अब अगर हम इस ट्रेड की बात करें तो कुछ लोगों ने क्या किया है, शॉप्स ओपन कर ली हैं अपनी, कुछ लोगों ने क्या किया है, शॉप्स ओपन कर ली हैं, और वो क्या कर रहे हैं, लोगों तक वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। सप्लाई का क्या रहता है, कुछ जो सारे फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मर्स आर सप्लाइंग देयर प्रोसीड्स टू दी मार्केट। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, ताकि जिससे उनको क्या हो पाए, एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो पाए, बाय द वर्च्यू ऑफ व्हाट, HYV सीड्स। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ऑल इन ऑल अगर हम इन बातों के बारे में बात करें तो आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो क्या लेंगी, इट विल टेक मोर टाइम टू कम इनटू
एग्जिस्टेंस इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है, ये पालमपुर जो गांव है, ये क्या है, पालमपुर नाम का जो गांव है वो किससे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस है जो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में समझ के रखना है। ठीक है, बैठा आपके दिमाग में? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर प्लीज़ आप थोड़ा सा क्या करिएगा, पढ़िएगा, इनको डिस्कशन करिएगा। हमने इस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स क्या कर लिए हैं, पूरे तरीके से पढ़ लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, और मेरा ख्याल में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। जो कहानी आपको थोड़ी बहुत स्टोरीज रहती हैं उनके बारे में तो ऐसा कुछ डिस्कशन करने का वो नहीं रहता, क्योंकि वो आते ही नहीं है। मेन कंसेप्ट आपको ये है पूरा। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब ये पॉइंट आपको क्लियर है तो कुछ मैं क्वेश्चंस में आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं, जो कि आपको क्या करना है, फ्रेम आउट करके मुझ तक पहुंचाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस मैं दे देता हूं जल्दी से। देखिए, पालमपुर नाम का ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक मॉडल बताया गया है और उस मॉडल से एक्सपेक्टेशन करी गई है कि हम सब इंस्पायर होकर इस तरीके के मॉडल को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है या जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसी तरीके से क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। इसलिए बहुत आइडियल मॉडल है। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द मॉडल ऑफ पालमपुर, मॉडल ऑफ पालमपुर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पालमपुर active enough in terms of, is Palampur active enough in terms of economic activities? How Palampur is different from other villages? Okay, how Palampur is different from other villages? और है, what is the learning outcome from Palampur model? What is the learning outcome from Palampur model? प्लीज इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के। इनकी वर्ड लिमिट कितनी रखी गई है, 100 से 120 वर्ड्स रखी गई है। तो प्लीज आप इनको फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। जितने अच्छे से आप फ्रेम करेंगे आप मुझ तक पहुंचाइएगा। और कोई भी आंसर इसमें से अगर आपको नहीं बनता है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट थिंग। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? तो इन सारी चीजों के बारे में हमने आज बहुत डिटेल में पढ़ा। पालमपुर मॉडल को हमने समझा कि वहाँ का लैंड क्या है, क्या प्रोसेस है, लैंड मेजरमेंट क्या रहती है वहाँ की। हमने सारी यूनिट्स को हमने समझा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी पैटर्न के बारे में पढ़ा, कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, वहाँ के इनहेबिटेंट्स के बारे में सीखा। ऑल इन ऑल हमने पालमपुर के क्रॉप पैटर्न के बारे में भी समझा। तो हमारे दिमाग में ये मॉडल क्या हो चुका है, पूरे अच्छे से क्लियर हो चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन को फ्रेम करिए, मुझ तक पहुंचाइए, और जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम किसी और टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।